नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपके पेपर फर्स्ट सामाजिक विचारधारा के आधार की यूनिट सी का टॉपिक है आत्महत्या, सुसाइड। आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया था और इमाइल दुर्खिम की पुस्तक आत्महत्या जो सन 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इस पुस्तक में ही इन्होंने आत्महत्या को विस्तारपूर्वक समझाया है और इन्होंने आत्महत्या की परिभाषा दी है जो इस प्रकार से है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु की उन सभी घटनाओं के लिए किया जाता है जो कि खुद मृतक के किसी सकारात्मक अथवा नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष रूप से परिणाम है और वह व्यक्ति इस बात को जानता है कि उसके इस कार्य का परिणाम मृत्यु होगी। दुर्खिम आत्महत्या की परिभाषा देते हुए इसमें दो तत्वों का समावेश आवश्यक समझते हैं। पहला है, आत्महत्या करने वाला स्वयं अपनी मृत्यु का कारण होता है, चाहे वह अपनी मौत के लिए कोई ठोस कदम उठाए अथवा किसी ऐसे कार्य की उपेक्षा कर दे जिसके करने से उसका जीवन बच जाता है और जिसके न करने से निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। दूसरा तत्व है, आत्महत्या करने वाला ये जानता है कि वो क्या करने जा रहा है और उसका क्या परिणाम होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अपनी मौत के लिए उत्तरदायी कार्य करते हुए वह व्यक्ति न किसी नशे की हालत में था, न किसी भ्रम में था और न किसी दबाव में था। इस प्रकार से इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या की परिभाषा में दो तत्वों का समावेश किया है। आत्महत्या के कारण कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के जो कारण हैं वो इस प्रकार हैं। इमाइल दुर्खिम आत्महत्या के दो कारणों को मुख्य रूप से वर्णित करते हैं। पहला गैर सामाजिक कारण और दूसरा सामाजिक कारण। कुछ कारण उन्होंने गैर सामाजिक बताए हैं और कुछ कारण ऐसे हैं जो सामाजिक कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। पहले हम स्पष्ट करेंगे गैर सामाजिक कारणों को। कौन कौन से वो गैर सामाजिक कारण इमाइल दुर्खिम के अनुसार हैं जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। गैर सामाजिक कारणों की तरफ दुर्खिम हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं और ये वे हैं जो मस्तिष्क की दशाएं अथवा उन्माद या पागलपन की दशाएं होती हैं। गैर सामाजिक कारणों में इमाइल दुर्खिम कौन कौन से कारण बताते हैं? मस्तिष्क की दशाएं और पागलपन या उन्माद की दशाएं, इनसे प्रेरित होकर व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। परंतु दुर्खिम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है क्योंकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि मानसिक दशाएं आत्महत्या करने की प्रेरणा देती है। हालांकि इन्होंने गैर सामाजिक और सामाजिक दोनों ही कारण आत्महत्या के वर्णित किए, मगर अब इमाइल दुर्खिम के अनुसार कौन से कारण हैं जो आत्महत्या के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार है, इनका वर्णन इमाइल दुर्खिम आगे इस प्रकार से करते हैं कि जो गैर सामाजिक कारण हैं, इन कारणों के कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये जो कारण है जैसे मानसिक दशाएं हैं ये आत्महत्या करने की प्रेरणा देती है। आंकड़े भी इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते और दुर्खिम हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाते हैं कि अनेक आत्महत्याएं सामान्य व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर की जाती हैं। इसलिए आत्महत्या मानसिक बीमारी का परिणाम नहीं है क्योंकि उनमें कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अब आयु और प्रदेश के आधार पर भी आत्महत्या एवं मनोरोग में कोई संबंध दिखाई नहीं देता। कुछ देशों में तो जहां एक और मानसिक बीमारियों की संख्या बहुत कम है, वहीं दूसरी ओर आत्महत्या की दर अधिक है। अगर मानसिक बीमारी आत्महत्या का कारण होती तो जिन देशों में मानसिक बीमारियां अधिक पाई जाती हैं उनमें आत्महत्या की दर अधिक होनी चाहिए, परंतु कुछ देशों में मानसिक बीमारियों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद भी आत्महत्या की दर बहुत अधिक है। इसलिए दुर्खिम के अनुसार मानसिक बीमारी तथा आत्महत्या में कार्य कारण संबंध नहीं है। मस्तिष्क की दशाओं में से मद्यपान
एक ऐसी दशा है जिसके बारे में विशेष चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि सभी बुराइयों की जड़ मद्यपान को माना गया है, जिसमें आत्महत्या भी एक अपवाद नहीं है। तो विभिन्न समाजों या एक ही समाज के अलग अलग कालों से लिए गए आंकड़े मद्यपान तथा आत्महत्या के परस्पर संबंध की पुष्टि नहीं करते। इनमें केवल डेनमार्क जो कंट्री है ये इसमें एक अपवाद है, क्योंकि इस देश में मद्यपान की दर और आत्महत्या की दर दोनों ही अधिक है। परंतु केवल एक केस के आधार पर हम सहसंबंध स्थापित नहीं कर सकते कि एक देश में अगर मद्यपान के आंकड़े अधिक है तो आत्महत्या उसमें अधिक पाई जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिक मद्यपान जहाँ होता है वहाँ आत्महत्या अधिक होती है। ये सिर्फ एक केस होने से ही हम इसको सही साबित नहीं ठहरा सकते। तो दुर्खिम का कहना कि मद्यपान तथा आत्महत्या में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, परंतु इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि मद्यपान आत्महत्या के उपचार के लिए उपयोगी समझा जाए। अब दूसरे जो कारण है गैर सामाजिक कारण, उनमें से कुछ भौगोलिक कारण है। तो भौगोलिक कारणों के आधार पर भी आत्महत्या की व्याख्या देने का प्रयास किया गया है, और यह सही भी है क्योंकि कई बार इसमें मौसमी भिन्नता दिखाई पड़ती है। उदाहरण जैसे मई महीना जो है उसमें नवंबर महीने की अपेक्षा अधिक आत्महत्या होती है। कहने का मतलब जो गर्मी का सीज़न है और जो सर्दी का सीज़न है उनकी अपेक्षाकृत हम आंकड़े निकालें तो जो गर्मियों का सीज़न है उसमें सुसाइड या आत्महत्याएँ अधिक होती हैं। जलवायु, तापमान, ऊंचाई, मौसम या हवाएं, दिन का समय, सप्ताह के दिन, ग्रामीण और नगरीय चर्ये जो हैं, बड़े नगर, छोटे नगर, इनमें आत्महत्या की दर को जोड़ने के प्रयास किए गए हैं और ये देखने का प्रयत्न किया गया कि क्या इन कारणों की आत्महत्या जैसी प्रघटना में कोई भूमिका है। लेकिन दुर्खिम कहते हैं कि इन भौगोलिक कारणों तथा आत्महत्या में कोई प्रत्यक्ष सहसंबंध सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार अनुकरण को भी एक कारण के रूप में आत्महत्या से जोड़ा गया है, परंतु इस तर्क में भी दुर्खिम को कोई खास बात दिखाई नहीं देती। दुर्खिम ने सेना में अनेक जो सैनिक हैं उनका और अस्पतालों में अनेक मरीजों का, जेलों में बंद कैदियों के द्वारा जो आत्महत्या के मामलों का पता लगाया, लेकिन फ्रांस से लिए गए ना आंकड़ों से वो ये बताने में सफल नहीं हुए कि कुछ केंद्र ऐसे हैं जहाँ से इस व्याधि को का जो विस्तार होता है। यद्यपि दुर्खिम व्यक्तिगत अनुकरण के कुछ मामलों से इनकार नहीं करते, फिर भी अनुकरण आत्महत्या की सामान्य दर को प्रभावित करने में अर्थात अनुकरण जो है वो आत्महत्या की सामान्य दर को प्रभावित नहीं करता। तो इन गैर सामाजिक कारणों का खंडन करने के बाद जो दुर्खिम है वो अपना ध्यान आत्महत्या के कुछ सामाजिक कारणों की तरफ भी केंद्रित करते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि गैर सामाजिक कारण जो होते हैं उनके कारण जो आत्महत्याएं हैं वो तो गैर सामाजिक कारण है, और जो आत्महत्या उसमें कोई खास हमें सहसंबंध दिखाई नहीं देता। अब नेक्स्ट सामाजिक कारणों को दुर्खिम आत्महत्या के लिए जो उत्तरदायी मानते हैं उनमें से इन्होंने जैसे निर्धनता है, पारिवारिक कठिनाइयाँ हैं और जो दूसरे द्वेष आदि जो पाए जाते हैं, क्योंकि ये केवल ऊपरी कारण हो सकते हैं जिनका हो सकता है कि वास्तव में आत्महत्या से कोई संबंध नहीं हो। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण आत्महत्या के कुछ दूसरे सामाजिक सेवर्ती कारण होते हैं, जैसे धर्म, वैवाहिक स्तर, राजनीति और व्यवसाय का स्वरूप आदि। तो इनके कारण जो व्यक्ति आत्महत्या किस प्रकार से करता है, किन दशाओं से प्रेरित होकर आत्महत्या करता है, ये सब वर्णन इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक कारणों के अंदर दिया है। तो इस प्रकार इमाइल दुर्खिम सामाजिक कारणों को आत्महत्या के लिए उत्तरदायी मानते हैं, और कौन कौन से वो सामाजिक कारण हैं जिनसे प्रेरित होकर व्यक्ति आत्महत्या करता है और कैसे करता है, ये सब दुर्खिम ने स्पष्ट किया है। तो दुर्खिम के द्वारा जो डाटा कलेक्शन किया गया उन डाटाज के विश्लेषण के आधार पर दुर्खिम निम्नलिखित जो है इस प्रकार इन्होंने निष्कर्ष दिए हैं कि आत्महत्या की जो दर है वो प्रतिवर्ष लगभग एक समान रहती है। और दूसरा इन्होंने विश्लेषण में बताया कि आत्महत्या की दर सर्दी की अपेक्षा गर्मी में अधिक होती है, और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष आत्महत्या अधिक करते हैं, और बड़ों में छोटे लोगों की अपेक्षा अधिक आत्महत्याएं होती है। यहाँ बड़े और छोटे का मतलब एज से है, ओल्डर एंड यंगर।
यानी ओल्डर हैं जो यंगर की अपेक्षा अधिक आत्महत्याएं करते हैं। और ग्रामीण समूह की अपेक्षा नगरवासियों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। नेक्स्ट है नागरिकों की तुलना में सैनिक अधिक सुसाइड करते हैं। ये इमाइल दुर्खिम का मानना है। कैथोलिक मतावलंबियों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट जो मतावलंबी है उनमें सुसाइड आत्महत्या अधिक होती है। विवाहितों की तुलना में अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा विधुर व्यक्तियों में आत्महत्या अधिक पाई जाती है। और विवाहित में भी उन व्यक्तियों में जो निसंतान हैं उनमें निसंतान वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक आत्महत्याएं पाई जाती है। अर्थात विवाहितों में भी संतान वाले व्यक्तियों की अपेक्षा निसंतान जो व्यक्ति हैं उनमें आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। ऐसा इमाइल दुर्खिम का मानना है। तो ये जो तथ्य हैं ये सभी तथ्य कहीं तो मनोवैज्ञानिक, कहीं भौगोलिक, कहीं सामाजिक हैं, परंतु ऐसा केवल ऊपर से दिखाई देता है। कहने का अर्थ है कि जो इमाइल दुर्खिम ने जो चर्चा करी इन सब विषयों के बारे में, सब कारणों के बारे में, तो ये सब कारण कोई कारण मनोवैज्ञानिक हैं, कोई भौगोलिक हैं, कोई सामाजिक हैं, जिनसे प्रेरित होकर व्यक्ति आत्महत्या करता है। लेकिन फिर दुर्खिम ये भी कहता है कि ऐसा केवल ऊपर से दिखाई देता है। दुर्खिम ने बताया कि यदि हम गहराई से इन कारणों की जांच करें, गहराई से जांच करें तो पाएंगे कि इन सब के पीछे सामाजिक कारण ही क्रियाशील रहे हैं। यदि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्याएं करती हैं तो इसका कारण यही है कि वे सामूहिक कार्यकलापों में, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, पुरुषों की अपेक्षा कम भाग लेती हैं। इसलिए सामूहिक अस्तित्व का प्रभाव भी अच्छा या बुरा उन पर कम पड़ता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि दुर्खिम कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्याएं करती हैं। लेकिन वो क्यों करती हैं? क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो सामूहिक जो कार्यकलाप होते हैं समाज में, उनमें चाहे वो कैसे भी हों, अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनमें वो सामूहिक कार्यकलापों में पुरुषों की अपेक्षा कम भाग लेती हैं। और इस सामूहिक अस्तित्व का प्रभाव, चाहे उनका उसका जो सामूहिक कार्यकलाप है उनका प्रभाव अच्छा है या बुरा है, जो दोनों ही हैं, तो उन स्त्रियों पर कम पड़ता है क्योंकि वो कम भाग लेती है। इसलिए स्त्रियों में आत्महत्या कम पाई जाती है। पुरुष सामाजिक जीवन के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं और जो पुरुष हैं वो सामाजिक जीवन का जो उतार चढ़ाव है उससे कम प्रभावित होते हैं। यही बात बच्चों और अधिक बूढ़े व्यक्तियों पर लागू होती है। इसी प्रकार गर्मियों में सर्दी की अपेक्षा अधिक आत्महत्या का भी कारण यही है कि गर्मियों में सामूहिक क्रियाओं की गतिविधि अधिक होती है। इस वजह से जो गर्मी के मौसम में है वो आत्महत्या की घटनाएं अधिक होती है, क्योंकि उसमें सामूहिक जो कार्यकलाप है वो गर्मियों के मौसम में अधिक होते हैं। यूरोप में सर्दी में अत्यधिक सर्दी के कारण ज़्यादातर लोग जो घरों में बंद रहते हैं, इसलिए सामूहिक जीवन है वो सामाजिक जीवन की घटनाएं उन्हें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अधिक सर्दी के कारण लोग घरों के अंदर ही रहते हैं। इसलिए आत्महत्या की संभावना कम हो जाती है। ये यूरोप की बात इमाइल दुर्खिम ने यहाँ पर करी है। कुछ आत्महत्याएं समाजों में संकट की स्थिति के कारण होती हैं। आर्थिक और राजनीतिक संकट आत्महत्या की दर को बढ़ाते हैं। जहाँ तक आर्थिक संकट का संबंध है तो उसमें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं निर्धनता व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करती। अगर गरीब व्यक्ति जो व्यक्ति गरीब है तो उसकी गरीबी उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करती। अब परंतु व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति में अचानक से परिवर्तन अगर होता है तो आत्महत्या की ओर वो जा सकता है। मतलब ये हुआ कि गरीबी कभी आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करती, मगर आर्थिक स्थिति में अचानक एकाएक बड़ा जो परिवर्तन देखने को जब मिलता है तो व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। तो आर्थिक संतुलन में तीव्र परिवर्तन वो व्यक्ति पर सकारात्मक दबाव डालता है और उससे आत्महत्या की दर बढ़ती है। इस प्रकार आत्महत्या को दुर्खिम एक तरह से अप्रतिमानित या आदर्श विहीनता पर आधारित आत्महत्या की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या को, जिसमें व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में तीव्र परिवर्तन होने के कारण आत्महत्या कर लेता है। अर्थात कोई व्यक्ति है जो आर्थिक स्थिति से संपन्न है और अचानक से वो बहुत गरीबी की स्थिति में आ जाता है, कोई ऐसा परिवर्तन उसकी लाइफ में होता है, तो इस प्रकार की जो आत्महत्या को जो दुर्खिम में अप्रतिमानित अथवा आदर्श विहीनता पर आधारित आत्महत्या कहते हैं। अब आगे दुर्खिम ने आत्महत्याओं के कुछ प्रकार बताए, टाइप्स ऑफ सुसाइड। 3 प्रकार की आत्महत्याएं इमाइल दुर्खिम ने बताई हैं। पहला है अहमवादी आत्महत्या, दूसरा परार्थवादी आत्महत्या और
तीसरा प्रकार है अप्रतिमानित आत्महत्या। इन तीनों ही आत्महत्याओं को इमाइल दुर्खिम ने इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि इनमें से जो पहली है अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। अहमवादी आत्महत्या, यह आत्महत्या जैसा कि इसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये अति व्यक्तिवाद और अहम के कारण होती है। इस प्रकार की आत्महत्या समाज और पारिवारिक जो एक संलिष्टता है उसके अव्यवस्थित होने की परिस्थिति में पाई जाती है। व्यक्तिवाद के कारण सभी व्यक्ति अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं और कोई किसी का की भी परवाह नहीं करता, अतः सभी व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, ना कि एक दूसरे की वो परवाह करते हैं। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, अकेलापन महसूस करता है, जो कि अहम के लिए खतरनाक स्थिति होती है। इससे बचने के लिए कई बार जो व्यक्ति है वो सुसाइड कर लेता है। आधुनिक समाजों में व्यक्तिवादिता, स्वार्थ सिद्धि और अव्यक्तिक संबंधों के बढ़ने के साथ साथ इस तरह की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं और समाज और पारिवारिक संगठन में एकीकरण की कमी एक इसका प्रमुख कारण है। जो समाज है और पारिवारिक जो परिवार हैं उनमें एकीकरण की जो कमी हो रही है, उस एकीकरण की कमी के कारण सुसाइड की घटनाएं हो रही हैं। तो वास्तव में अहमवादी आत्महत्या सामाजिक पृथक्करण का परिणाम है। समाज में जितना व्यक्तिवाद बढ़ता जाता है और उतना ही समूह में एकीकरण की भावना भी कम होती जाती है और सुसाइड की घटनाएं बढ़ती जाती है। तो इस तरह से इमाइल दुर्खाइम ने अहमवादी आत्महत्या को स्पष्ट किया है कि ये अहमवादी आत्महत्या इन कारणों से होती है। फिर दूसरी इन्होंने बताई परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तो परार्थवादी आत्महत्या, ये आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या का एक तरह से विपरीत रूप है, क्योंकि ये समाज या समूह में अत्यधिक एकता या घनिष्ठता का परिणाम होती है। अर्थात समाज में अत्यधिक एकता और घनिष्ठता के परिणाम स्वरूप परार्थवादी आत्महत्या पाई जाती है। इसमें जो व्यक्ति है वो अपना व्यक्तित्व खो देता है और वह जो करता है अथवा जो सोचता है वह सब सामूहिक दृष्टि का एक परिणाम होता है। तो अत्यधिक एकता व्यक्तियों के व्यक्तित्व को एक तरह से ये कहना चाहिए कि निगल जाती है तथा समूह और नैतिक आधार पर अथवा मनोवैज्ञानिक आधार पर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। जो प्राचीन और अन्य जो आदिम समाजों में जहाँ सामूहिक चेतना अत्यधिक होती है, इस प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती है, परार्थवादी आत्महत्या। जहाँ प्राचीन समाज और जो दूसरे आदिम समाज हैं उनमें सामूहिक चेतना सब अत्यधिक पाई जाती है। तो इसके का परिणाम स्वरूप ये परार्थवादी आत्महत्या उन समाजों में अधिक देखने को मिलती है। हिंदुओं में पाई जाने वाली एक सती प्रथा जो पहले पाई जाती थी राजा महाराजाओं के समय में, सती प्रथा भी आत्महत्या के इसी प्रकार का एक उदाहरण है, परार्थवादी आत्महत्या। इस आत्महत्या में समाज अथवा समूह ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जिससे ऐसी परिस्थितियों में फंसे व्यक्तियों से आत्महत्या की अपेक्षा की जाने लगती है। फिर भी दुर्खिम का कहना कि इस प्रकार की आत्महत्या अनिवार्य नहीं होकर ऐच्छिक होती है। इस प्रकार की आत्महत्याएं आत्म बलिदान की भावना पर आधारित होती हैं और ऐसी आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अपने समूह के साथ पूर्ण एकीकृत महसूस करते हैं। अर्थात वो अपने समूह के नियंत्रण में होते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि वे अपने समूह के कल्याण के लिए ही अपने प्राण त्याग रहे हैं और एक तरह से अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। तो इसे हम जो इमाइल दुर्खिम परार्थवादी आत्महत्या की संज्ञा देते हैं। तीसरी जो आत्महत्या का प्रकार इमाइल दुर्खिम ने बताया वह है अप्रतिमानित अथवा आदर्शहीनता पर आधारित आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड। कई बार क्या होता है कि आकस्मिक और अचानक से अस्वाभाविक परिवर्तन व्यक्ति के लिए एक विकट स्थितियां पैदा कर देता है। तो ऐसी जिससे व्यक्ति है वो अनुकूलन नहीं कर पाता और तनाव से ग्रसित हो जाता है। तनाव और अशांति से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो इस प्रकार के सुसाइड को कहते हैं आदर्शहीनता पर आधारित सुसाइड या अप्रतिमानित सुसाइड या इंग्लिश में से कहेंगे एनोमिक सुसाइड। इसमें क्या होता है, व्यक्ति आकस्मिक और अचानक अस्वाभाविक परिवर्तन जो अति तीव्र गति से होते हैं, इन आकस्मिक और अस्वाभाविक तीव्र परिवर्तनों से व्यक्ति के लिए ये जो परिवर्तन है वो अप्रत्याशित स्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे व्यक्ति अपना अनुकूलन नहीं
कर पाता और तनाव और अशांति से वो मुक्ति पाने के लिए सुसाइड कर लेता है। तो इसे हम कहते हैं एनोमिक सुसाइड, अप्रतिमानित आत्महत्या। फॉर एग्जाम्पल दुर्खिम का कहना है कि आर्थिक और राजनीतिक संकट आत्महत्या की दर को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक संतुलन में तीव्र परिवर्तन या आकस्मिक जो आर्थिक उतार चढ़ाव व्यक्ति पर दबाव डालते हैं, जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आधुनिक समाजों में अप्रतिमानित आत्महत्या एक तरह से नियमित आत्महत्या बन चुकी है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति को लें जो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न है, प्रतिष्ठित है, और अचानक उसका जो कारोबार है, जो भी वो काम करता है, उसमें कोई बड़ा घाटा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो ये नहीं सोच पाता कि वो क्या करे। सब कुछ बेचकर भी वो अपनी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पाता। तो जीवन यापन के जिन आदर्शों के साथ वो अब तक जीवन जी रहा था, अब वो उसकी पहुंच से बहुत दूर चले जाते हैं और ऐसे नए आदर्शों से उसका वो कोई परिचय नहीं है कि जिससे उसे वो उपलब्ध भी नहीं है जो नए आदर्श। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति बहुत ही आर्थिक संकट में वो चला जाता है, अपनी जो अच्छी आर्थिक स्थिति थी उससे वो एकदम डाउन स्थिति में चला जाता है और इस स्थिति से वो उबर नहीं पाता और वो आत्महत्या कर लेता है और दिवालेपन की स्थिति एक तरह से पैदा हो जाती है। तो दिवालेपन की जो स्थिति पैदा होती है तो वो उसे एक आदर्शहीन कर देती है। तो ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति है वो अपने जीवन का अंत कर लेता है। तो दुर्खिम के अनुसार व्यक्ति जिन समूहों का सदस्य होता है उनमें एकीकरण की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही आत्महत्या की संभावना कम होगी। अर्थात व्यक्ति समाज में जिन समूहों का सदस्य होता है उनमें एकीकरण की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही आत्महत्या की संभावना कम होगी। इसके विपरीत यदि व्यक्ति की सामाजिक समूह में एकीकरण की मात्रा कम होगी तब उतनी ही आत्महत्या की संभावना अधिक हो जाती है। इस तरह से इमानुएल दुर्खिम ने आत्महत्या को स्पष्ट किया है। तो आज हमने अध्ययन किया इमानुएल दुर्खिम आत्महत्या। थैंक यू।